दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम और लेकर आज फिर हाजिर हूँ भारतीय राजनीति पर इस वक्त उठापटक जो भी चल रही है उस पर एक खुसूसी प्रोग्राम। इससे पहले कि मैं भारतीय राजनीति की इस वक्त की सूरत हाल पर बात करूँ, थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय अपडेट आपको करता चलूँ कि आज की जो बड़ी खबरें हैं वो कुछ इस तरह से है कि जिस तरह अमेरिका में गृह युद्ध की स्थिति बनती जा रही है, जिस स्टेट में रुकावट जो है वो खड़ी करने की बात की जा रही है, दीवार बनाने की जो ट्रंप ने शुरुआत की थी, उसको माना जाता है कि ये ट्रंप का एक समर्थित स्टेट है जहां का गवर्नर भी अमेरिका की सरकार के खिलाफ खड़े होते हुए नज़र आ रहा है। यानी कि एक शुरुआत हो चुकी है उस तरह की जो कभी यूएसएसआर के वक्त में यूएसएसआर टूटने से पहले जिस तरह की शुरुआत हुई थी। तो यानी शायद उसी तरह का कुछ बदला अभी शुरू हो चुका है और ये अभी आसानी से ख़त्म होगा या निपट जाएगा नहीं, मुझे लगता है ये कहानी लंबी चलेगी। बड़ी खबर है, इस पर नज़र बनाए रखिए। और अब एक और बड़ी खबर जो हम इजराइल से लेते हैं। इजराइल के अंदर एक जो चल रहा है वो आप तक कुछ खबरें तो पहुंच रही होंगी। जिस तरीके से पूरी तैयारी की जा रही है हिजबुल्ला की तरफ से, वो रिटेलिएट भी किया जा रहा है और हिजबुल्ला की तरफ से, लेबनान की तरफ से कहा गया है कि हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं कि पूर्ण हमला किया जाए। उसी का रिटेलिएट तैयार करने के लिए इजराइल ने भी अपनी जो एक्सरसाइज है वो शुरू कर दी है, डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया है और अपनी उत्तरी सीमा पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं। गाज़ा से खबर ये है कि जिस तरह का हमास रिटेलिएट दे रहा है, लगातार इजरायली टुकड़ियां वहाँ से निकल रही हैं या भाग रही हैं या विड्रॉ किया जा रहा है, यह आने वाला वक्त बताएगा, मगर खाली किया जा रहा है। उत्तरी गाज़ा पर मुकम्मल तौर पर हमास अपना कब्ज़ा बना चुका है। ज़मीन पर हवाई हमले हर तरफ जारी हैं। इजराइल के हवाई हमलों में थोड़ी कमी आई है और ज़मीन की हालत तो आप समझ चुके हैं कि अगर उनकी फ़ौजें लड़ने से मना कर रही हैं या फिर निकल रही हैं तो फिर एक लंबी लड़ाई के लिए इजराइल तैयारी कर रहा है। यानी वो हमास को वहाँ ख़त्म करने के जो दावे थे नेतन्याहू के, वो सब फुस हो चुके हैं। जो अपने बंधकों को छुड़ाने की बात नहीं कर पाए, बंधकों को वापस लाने की बात तो बहुत दूर की बात है, दावे करना अलग बात है, मगर उनका पता तक नहीं लगा पाए। जबकि नेतन्याहू के दरवाजे के बाहर उन बंधकों के फ़ोटो लेकर उनके परिवारजन और तमाम लोग बाहर खड़े हुए और रात भर नारेबाजी की, उनके फ़ोटो लगाए और कहा कि हमको ये वापस ला के दो। तो नेतन्याहू पर दबाव है मगर नेतन्याहू मानने के लिए तैयार नहीं है। अब सबसे बड़ी खबर ये है कि इजराइल की हर कम्युनिटी में से 45 लोगों ने एक चिट्ठी लिखी है, जो कि एक लेटर तैयार किया गया है जिसमें वहाँ के मशहूर साइंटिस्ट मौजूद हैं, 3 नोबल विजेता मौजूद हैं, जहाँ पर वहाँ की कंपनियों के सीईओज जो है वो मौजूद हैं, उसमें शामिल हैं। और जो ये 45 लोग हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं इजराइल के, जो ये दावा कर रहे हैं कि नेतन्याहू को हटाया जाए और हम में से कोई भी ये सत्ता संभालने के लिए तैयार है। यानी नेतन्याहू को स्पष्ट तौर पर उनकी अपनी कम्युनिटी के सीईओज, नोबल विजेता, साइंटिस्ट और आर्मी और खुफिया एजेंसी से रिलेटेड लोग अगर ये दावा कर रहे हैं कि नेतन्याहू अब इजराइल के अस्तित्व के लिए, वजूद के लिए ख़तरा है और वो जिस तरफ जा रहा है, जो एक्टिविटी कर रहा है, इससे इजराइल का वजूद मिटना तय है। यानी खात्मे की तरफ इजराइल को लेकर बढ़ गया है नेतन्याहू। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मोसाद, मत माफ़ कीजिएगा, ये कोई हमास नहीं कह रहा है, हिजबुल्लाह नहीं कह रहा है, दुनिया का मुस्लिम जगत या सेकुलर जगत या फिर मानवतावादी लोग नहीं कह रहे हैं। इजराइल के अपने अंदर के लोगों ने ये दावा किया है कि नेतन्याहू अगर बना रहा तो वो इजराइल के अस्तित्व के लिए ख़तरा बन चुका है, इसको तुरंत बाहर निकाला जाए और हम में से कोई भी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है। ये जो लोग हैं वो काफ़ी अहमियत के हामिल हैं और जो रिप्रेजेंट करते हैं इजराइल की कम्युनिटी को, क्योंकि ये भी याद रखिएगा कि इजराइल की ऑलमोस्ट जनता, ज़ायनिस्टों को छोड़ के जो यहूदी हैं वो भी इस युद्ध के भी ख़िलाफ़ हैं और अमन की बात कर रहे हैं और सड़कों पे आंदोलन भी कर रहे हैं। उन्होंने इनकी सदन के अंदर भी हमले किए हैं। यानी इजराइल खुद एक अपने गृह युद्ध की स्थिति में फंसता चला जा रहा है। बाइडन
जो है वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है, वो डबल फेस है। हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट के रिमार्क के बाद काफ़ी दबाव जो है वो अमेरिका पर भी है और ऐसे सहयोगियों पर भी है जो इजराइल को लगातार समर्थन कर रहे थे। मगर इसके बावजूद स्थिति ये है कि कल एक 3 साल के बच्चे पर 32 गोलियां दागी गई इजरायली सेना द्वारा। तो उनकी जो बर्बरियत है वो लगातार जारी है। लड़ाई सेना टू सेना होती है और लड़ाई सेना टू सेना यानी हमास से इजराइल की सेना हार रही है, भाग रही है। और ये दावे जो हैं वो सब इजरायली समझ चुके हैं कि झूठे हैं, अब ये जंग उनके बस से बाहर जा चुकी है। तो सूरत हाल ये है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो फंसती हुई नज़र आ रही है। अमेरिका चाहकर भी, ब्रिटेन चाहकर भी हूतियों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है और लगातार जो है उनके जहाज़ डुबोए जा रहे हैं। अब मेरे ख्याल से इस पर हम तफसीली प्रोग्राम जियोपॉलिटिक्स पे जो करते हैं उस पर हम तफसीली बात करेंगे। फिलहाल हम भारतीय राजनीति पर आ जाते हैं। भारतीय राजनीति में बहुत ज़रूरी है ये समझना कि क्या नीतीश कुमार सिर्फ मौका परस्ती के लिए भाग खड़ा हुआ है या सिर्फ उसको सत्ता चाहिए इसलिए भाग खड़ा हुआ है, या फिर जो दूसरे लीडरशिप हैं, चाहे वो इंडिया जो संगठन बनाया था उसके, चाहे कांग्रेस हो, ममता हो, लालू प्रसाद यादव हो, अखिलेश यादव हो, और बहुत सारे एक्सपर्ट, बुद्धिजीवी और एनालिस्ट जो है वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मौका परस्ती का एक बार फ़ायदा उठाते, एक और बार फ़ायदा उठाते हुए नीतीश कुमार ने पलटी मार दी है। सत्ता किसकी बनेगी, नहीं बनेगी, ये शायद मेरे प्रोग्राम रिकॉर्ड करने तक जो है क्लियर नहीं हो पाएगा। खैर किसी की भी बने, मगर हमें ज़रूरी है, एक मैं जिस चिंता में हूँ वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पॉलिटिक्स का या नीतीश कुमार के पलटी मारने का मतलब क्या है, जबकि वो दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का एक मजबूत पिलर था। आप उसे 3 में से 1 मान सकते थे और सबसे ज़्यादा चांसेस अगर प्रधानमंत्री की सहमति के थे तो उसका नाम नीतीश कुमार था। आखिर नीतीश कुमार को ऐसे मौके पर जब वो प्रधानमंत्री भी बन सकता था, उसके भारतीय जनता पार्टी को जाके ज्वाइन कर लेना, लालू प्रसाद यादव ने अभी तक जो है समर्थन वापस भी नहीं लिया है, कांग्रेस से लेके सभी ने मनाने की कोशिश की। आखिर क्या बात थी कि नीतीश कुमार मानने के लिए तैयार नहीं था? इसमें बहुत सी थ्योरी आपके सामने पेश की जाएगी। दबाव की रणनीति थी, राजनीति थी, कुछ फोटोग्राफ होंगे, कुछ ब्लैकमेलिंग होगी, बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। इन सब बातों के अलग में अपना एक जो ओपिनियन है वो आपको देने की कोशिश करता हूँ। इसे सिर्फ मेरा ओपिनियन माना जाए और इस ओपिनियन को संजीदगी से समझा जाए। ओपिनियन ये है दोस्तों कि नीतीश कुमार ज़मीनी हकीकत को भांपते हुए, यानी कि जो सूरत हाल इस वक्त देश की बनी है, 22 तारीख में राम मंदिर की के जो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो कुछ देश में माहौल बना है, मानसिकताएं जो है वो चेंज हुई है, उसके सामने नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया है। नीतीश कुमार शायद अपने मन में ये आकलन लगाकर बैठ चुके हैं कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी क्लियर तौर पर बनाने जा रही है, और अगर भारतीय जनता पार्टी अगली सरकार बनाएगी तो वो ये भी जानते हैं कि वो कोई बहुत बड़ा पद उनको दे दिया जाएगा, बहुत बड़ा मंत्रालय उनको दे दिया जाएगा। ऐसी किसी गलतफहमी का शिकार कम से कम नीतीश कुमार जैसा नेता नहीं हो सकता। ये बात आपको समझने की है, आम जनता को समझने की है। एक्चुअली नीतीश कुमार ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मेरा रिटायरमेंट का समय है, भारतीय जनता पार्टी अगले 5 साल के लिए फिर चुनाव जीतने जा रही है, इस बीच में शायद वो कहीं का राज्यपाल बना दिया जाए तो वो अगले एक लंबे समय तक रह सके, यानी पहले सरकार को जो एंजॉय करे, उसके बाद वो राज्यपाल की कुर्सी कहीं पर मांग ले तो उसकी ज़िंदगी जो है वो कट जाएगी। ये सूरत हाल है। चूँकि ये सरेंडर है, पूरी तरह से सरेंडर है राम मंदिर के सामने नीतीश कुमार का। ना इसमें पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, ना बहानेबाजी की कोई गुंजाइश है। सरकार बिल्कुल ठीक चल रही थी। 22 तारीख के बाद मोराल डाउन हुआ है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का, भारतीय नेताओं का, यानी एक तरह से जो जनता में एक जो उरूज देखा गया है, जो एक सेंटिमेंट देखा गया है, उसके सामने पॉलिटिकल पार्टियां घुटने टेक चुकी हैं। ये कड़वी सच्चाई है। ना
विपक्षी पार्टियों की आवाज़ में कोई दम है, ना मीडिया एंकरों में कोई संतुलन बनाने की ख्वाहिश तक बची है। जनता जिस तरफ इस वक्त जा रही है या सोच रही है, आमतौर पर एक ही चर्चा है कि 24 नहीं 10 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में बनी रहेगी, क्योंकि ये एक उसमें कोई भी मतलब पॉलिटिकल स्टंट इस्तेमाल किया गया या धार्मिक मामलों को उससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। कुल मिलाकर ये था कि जो सूरत हाल इस वक्त मौजूदा बनी है वो ये है कि राम मंदिर के 22 तारीख के वाक़ये के बाद भारतीय पॉलिटिक्स घुटने टेक चुकी है। अलबत्ता ये मैं कह रहा हूँ नॉर्थ इंडिया की बात, साउथ इंडिया की बात बिल्कुल अलग है। साउथ इंडिया में इसका कोई ना कोई इन्फ्लुएंस आपको ज़रूर नज़र आएगा, थोड़ी बहुत इंक्रीज़ होती हुई भी नज़र आएगी। इसमें बहुत सारी टैक्टिक भी इस्तेमाल की गई है, मगर वहाँ से कोई सीटें हासिल कर पाएगी इसकी संभावना कम है। नॉर्थ इंडिया में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत लेगी, इसकी संभावना क्लियर कर दी जाए पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर ये बिल्कुल अभी वाजिब नहीं है, मगर जो अंदर से फीलिंग खुद राजनेताओं की है ये उसके शिकार हो रहे हैं। अभी दूर है वक्त, अभी चुनाव दूर है। चुनाव के जो हालात हैं वो आखिरी 10 दिन 15 दिन 5 दिन में भी कई बार पलटते हैं, उसका भी आपको इंतज़ार करना चाहिए। और किसी भी खिलाड़ी को आखिरी गेंद तक, मैच की आखिरी गेंद तक लड़ना चाहिए। जीत या हार एक अलग मसला होता है, मगर इस वक्त हमको ऐसा लगता है कि ये जो विपक्षी टीम है वो एक ऐसी टीम की तरह के मनोवैज्ञानिक तौर पर दबाव में आ चुकी है कि वो शायद जीत का ख्वाब ही छोड़ चुके हैं और सिर्फ जद्दोजहद करना चाहते हैं, अपने हिस्से की कोई ना कोई पॉलिटिक्स में जगह चाहते हैं। अब यहाँ ये जगह तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की हो गई है। यहाँ इसी तरह की एक और मैं एक बिटवीन द लाइन कुछ कहता चलूँ कि हो सकता है कई राजनेताओं के पास, कई बड़े पॉलिटिशियंस के आकलन ये भी हो कि मान लिया अगर जो है मोदी जी का मूड हुआ और उन्होंने किसी तरह से कोई निज़ाम ही चेंज कर दिया जहाँ पर मुख्यमंत्री जैसी चीज़ों के कुछ बजाय जो है किसी और तरह के लोकतंत्र में जो है डाइवर्ट कर दिया, तो फिर मुख्यमंत्री या स्टेट गवर्नमेंट की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन बदल जाएंगी, तो फिर उसके बाद क्या होगा। तो बहुत सारी कैलकुलेशन जो है जो पॉलिटिशियन लगा रहे हैं। अब इस पूरे खेल के अंदर आज 75 साल के बाद भारतीय माइनॉरिटी मुस्लिम्स जो है, जो आड़ ढूंढती रही, जो जगह ढूंढती रही कि मुझे कहीं तो कोई ऐसा आसरा मिले, कोई ऐसी जगह मिले जिसकी मैं आड़ में छुपा रहा हूँ। भारतीय मुस्लिम ने 95% वोट या पोल जो किया वो सिर्फ इसलिए किया कि भाई कोई बात नहीं, आप लोग चुनाव जीतो, सत्ता में आओ और सत्ता में आके दंगे फसाद से हमें बचाओ, हमें शांति से काम करने दो। यानी सिर्फ अपने लिए एक शेल्टर ढूंढते ढूंढते 75 साल गुजर गए। भारतीय मशीनरी में 30% या 32% से आज़ादी के बाद से जो मुस्लिम मशीनरी में हिस्सेदार हुआ करता था वो 1% से भी नीचे आ गया। इस 1% में ऐसे स्टेट भी आपको शामिल करने पड़ेंगे जिसमें कश्मीर जैसा स्टेट होगा जहां बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स के पास सरकारी नौकरी होती है, केरला में बहुत सारी होती है, तो मतलब साउथ में भी कई स्टेट है जहां पर होती है। नॉर्थ इंडिया में तो 1% से भी कम का ये रेशो है। तो यहाँ ये और सबसे ज़्यादा आसरा, सबसे ज़्यादा शेल्टर ढूंढने वाला नॉर्थ इंडिया का मुस्लिम ही है। पॉलिटिक्स में आज 75 साल बाद हम मीडिया में ये बातें कर रहे हैं, बुद्धिजीवी ये बातें कर रहे हैं कि हमें जो है किसी भी तरह मतलब अगर कोई मौका मिले पॉलिटिक्स में उस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए, उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। मगर इसमें भारतीय कम से कम मुस्लिम्स ने, उनके पास 1000 मौके थे, 1000 सोच थी, सब ने इनके ऊपर राजनीति की और इन्होंने मौके के फ़ायदे की कभी सोची नहीं, बार्गेनिंग की कभी सोची नहीं। मैंने ये कहा कि ममता बनर्जी से लेके पिछले प्रोग्राम में भी मैंने जिक्र किया था, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश हो, ममता हो, माया हो, इन सभी लोगों ने, और इवन चाहे आंध्रा की कई पार्टियां हों जिनको मुस्लिम्स वोट करता, आंध्रा के अलावा साउथ की सभी पार्टियों का, वो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकारें बनाती रही है।
यानी जो पार्टियां, फिर एक बार कह रहा हूं कि जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को आपका वोट लेती, भर के आपने वोट दिया, उसके लिए आप लड़े, टोकरे खाई, झंडे उठाए, दरी बिछाई, आपका वोट ले लिया, वोट लेने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकारें बना ली, आप कुछ नहीं कर सके। आपने इसी पे संतोष किया कि कम से कम कोई हमें सपोर्ट करने वाली पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब आपको ये सोचने की ज़रूरत थी कि अगर आपकी अपनी कोई ऐसी कोई एक लीडर होता जिसके पीछे सब होते। एक चीज़ आपको एक मिसाल के तौर पे बताता चलता हूँ। मिसाल ये है दोस्तों कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कम्युनिटी है जाट बिरादरी, जिसे आप सब जानते हैं। जाट बिरादरी का ने बहुत तरक्की की आज़ादी के बाद। आज़ादी से पहले वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे, आज़ादी के बाद उन्होंने ज़बरदस्त तरक्की की। उसकी वजह थी कि चौधरी चरण सिंह जैसा नेता उनके पास था, और चौधरी चरण सिंह जैसे नेता को एक लामबंद होकर उन्होंने बिल्कुल एक वोट इधर उधर न जाने देने की शर्त पर समर्थन किया। और समर्थन करने का नतीजा ये निकला कि अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में पॉपुलेशन 1 या 1.5% में भी नहीं आती, यूपी में 6, 7 या 8% तक आ जाती है। ये हमारी जाट बिरादरी, स्कूल बने, कॉलेज बने, नौकरियां, सरकारी नौकरियों में सबसे ज़्यादा लोग आपको अब मिलेंगे जाट बिरादरी के उत्तर प्रदेश के अंदर। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि चौधरी चरण सिंह के साथ अगर एक मुश्त बहुत सारा वोट किसी को चाहिए था तो उनको टाई अप करना था, मंत्रालय भी देना था, प्रधानमंत्री भी बनाया, सम्मान भी दिया। उसके बाद अजीत सिंह को भी लगातार मंत्रालय दिए गए, सरकार में, सत्ता में हिस्सेदारी दी गई, जिसने पूरी तरह अपनी बिरादरी के लिए काम किया, और करना भी चाहिए था, उसका फ़र्ज़ बनता था। यानी डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि हर कम्युनिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव हो, उस रिप्रेजेंटेशन के आधार पर जो है सत्ता की हिस्सेदारी का तकसीम जो है वो की जाए, और उसके बाद आपको मतलब कम से कम एक डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है वो हिस्सेदारी का मतलब होता है कि आपका पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन होता है, मंत्रालयों में रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अगर सब लोग अपने अपनों की भी, देश की भी कर रहे होते हैं, मगर वो किसी को नेगलेक्ट नहीं करते, अगर एक हिस्से में कम होता है तो दूसरे हिस्से में उसको बैलेंस कर दिया जाता है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबको कोई ना कोई फ़ायदा होता है। ये उनको फ़ायदा हुआ, मुझे खुशी है, एतराज़ बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्यों फ़ायदा नहीं हुआ? क्योंकि आपने कभी किसी ऐसी शर्त पर किसी एक नेता को इतना मजबूत नहीं बनाया। जैसे ही आपके सामने, चाहे वो, मैं नहीं कहता कि वो नेता तुम्हारा मुसलमान होना चाहिए, ईसाई होना चाहिए, सिख होना चाहिए या हिंदू होना चाहिए, वो किसी भी कम्युनिटी से हो, तुम्हारा कोई एक नेता होना चाहिए था जिसके पीछे तुम सब होते, जो आपकी जो पॉलिटिक्स है उसको रिप्रेजेंट करता, और तुम्हारी एक आवाज़ समझा जाता कि ये तुम जो है, तुम्हारी सब की मिलकर एक ही आवाज़ है, सिंगल आवाज़ है, शेल्टर दो बाबा, शेल्टर दो बाबा, शेल्टर दो बाबा। तुम्हारी सबकी मिलकर एक ही आवाज़ थी ना। तो डेमोक्रेटिक हिस्से में भी तुम कह सकते थे हमारा डेमोक्रेटिक हक दो बाबा, हमारा डेमोक्रेटिक हक दो बाबा, वरना जो हमारा नेता कहेगा हम उधर वोट करने वाले हैं, और अगर वो नहीं कहेगा तो हम नोटा दबाने वाले हैं। ये इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी एक मुश्त वोट, सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी होने के बावजूद आज भारतीय राजनीति से इनरिलेवेंट हो गए। आपका इस्तेमाल किया गया, आपको किसी के बारे में कह दिया जाता है ये तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, ये तो कांग्रेस का एजेंट है, ये तो समाजवादी का एजेंट है। आपके मुंह में मीडिया के कुछ लोग शब्द डालते हैं और आप उस पर पिल पड़ते हो, आपको बड़ा गुस्सा आता है और आप उसको बिल्कुल इस्लाम से ही खारिज कर देते हो। भाइयों, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। उन्हें खारिज करके तुम वोट देते हो, वो सब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के साथ मिलकर बैठकर खाना खाते हैं, उनके प्लान पर उनका सपोर्ट करते हैं, और तुम्हारे लिए इतना सा भी कोई काम करते हैं तो सबूत के तौर पर मेरे इस एपिसोड के नीचे कमेंट करके बताना कि तुम्हारे किसी रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि तुमने कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अपने हक के लिए नहीं बनाया होता, शेल्टर के लिए बनाया होता है। आप लोगों का व्यवहार जो है वो ठीक नहीं होता
अपनी लीडरशिप के ख़िलाफ़, क्योंकि आप उसे जलील करना चाहते हैं, उसको बदनाम करना चाहते हैं, उसकी हैसियत आप मानने के लिए तैयार नहीं हो। इस अपनी ग़ुलाम मानसिकता से बाहर निकलो। आपको सोचो, दुनिया निज़ाम से चलती है, निज़ाम होता है, बड़े छोटे होते हैं। आपको सबको बराबर, पिछले प्रोग्राम में बताया था ना मैंने वही बात, उसको ध्यान से समझो। तुम्हें सबको बराबर करके बिखेर देना एक बड़ी घिनौनी साजिश है। तुम उसमें फंसे हुए हो, उससे निकलो। अगर तुमसे कोई 1 साल बड़ा हो तो उसका एहतराम करो, उसे अपने से बड़ा बताने में खुशी महसूस करो। तुम में से कोई कामयाबी करने के लिए आगे निकलता है, उसकी तारीफ करो, उसको आगे लेके जाओ, एक मीनार बनाने की कोशिश करो। आज भी वक्त है तुम्हारे पास, बिगड़ा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो भारतीय पॉलिटिशियन जो कुछ सोच रहे हैं ना, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। ये भारतीय पॉलिटिशियन जो सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जो बदलने वाला है वो मैं जानता हूँ, जो होने वाला है वो मैं जानता हूँ। इनके फरिश्तों ने नहीं सोचा होगा कि होने वाला क्या है। तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, समझो। यानी नीतीश कुमार घुटने टेक चुका है, बाकी सबकी आवाज़ें दफन हो चुकी है, तुम बेसहारा खड़े हो। पॉलिटिक्स अगर मौका परस्ती का नाम है तो तुम मौका परस्त क्यों नहीं है। आज से तहिया करो कि मौका परस्ती के लिए खड़े हो जाओ, राजनीति के लिए, और बिना ये सोचे समझे कि किसका मजहब क्या है, जाति क्या है। आज से उस तौर तरीके को अपनाओ कि जुल्म किसी पर भी हो तो तुम खड़े हो जाओ, मदद करो और उनकी सहायता करो, जुल्मों से बचाओ। अपने किरदार को बुलंद करके बताओ। जब तक शेल्टर ढूंढते रहोगे, शेल्टर नहीं मिलेगा। इस प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह फिर कल बात करेंगे। भारतीय राजनीति को बारीकी से समझो। अगर तुम में लगे कि मेरे सजेशन की ज़रूरत है तो आओ मेरे पास, आप में से कुछ लोग आएँ, एक थिंक टैंक बनाएं और एक बॉडी बनाकर आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा सजेस्ट करने की कि आपको क्या करना चाहिए पॉलिटिकली। और अगर आपको लगे कि आप सही हैं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फ़िलहाल तो इजाज़त ले सकता हूँ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।